दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। कोई सरकार किसी अफसर पर इतनी मेहरबान हो सकती है क्या? या कोई अफसर इतना सरकार का प्रिय हो सकता है, इतना करीबी हो सकता है कि सरकार उस अफसर को सरकार में, सिस्टम में ताकतवर बनाए रखने के लिए संविधान की सारे दायरे, सारी सीमाएं तोड़ दे, नए नए अध्यादेश ले आए उस अफसर को बनाए रखने के लिए, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आदेश कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी तोड़ने का नया तोड़ खोज ले सरकार। आखिर क्या है उस अफसर में, कैसी योग्यता है उस अफसर में कि सरकार उस अफसर को छोड़ना ही नहीं चाहती? क्या वो अफसर एक विशेष मिट्टी से बना हुआ है? हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिभाओं की कमी हो गई है? ऐसी प्रतिभा का धनी है वो अफसर? कोई दिव्य शक्ति है उसके पास जिसके सहारे वो पूरी सिस्टम को चला रहा है? ऐसी दिव्य शक्ति किसी के पास नहीं है। कहीं विशेष जड़ी बूटी का उसने सेवन किया है क्या? आखिर उसके पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है जो पूरे विभाग के पास, पूरे देश की तमाम एजेंसियों में काम करने वाले किसी अफसर के पास नहीं है? वो उस अफसर के पास है, और सरकार किसी भी कीमत पर उस अफसर को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती। मैं बात कर रहा हूं संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर, निदेशक संजय मिश्रा, जो 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक यानी डायरेक्टर बनाए जाते हैं। उनका रिटायरमेंट 60 वर्ष के होने वाले थे। मई 2020 में उनका रिटायरमेंट हो जाता। लेकिन सरकार के पास ये संवैधानिक शक्ति थी पहले से कि वो 1 साल का सेवा विस्तार दे सकते हैं, यानी कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और ये नियम हमारे संविधान में या हमारे देश के जो सिस्टम है उसमें इसलिए लाया गया था ताकि कोई ऐसा अफसर हो जिसके पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो या महत्वपूर्ण कोई केस उस दौरान चल रहा हो और उसके रिटायरमेंट की तिथि आ जाए, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम चल रहा हो उस दौरान अगर वो रिटायर्ड हो जाएगा तो वो काम प्रभावित होगा। इसलिए ये नियम था कि 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है, ताकि वो 1 साल में वो महत्वपूर्ण काम, जैसे कोई मामला ट्रायल पे है, एकदम वो खत्म होने वाला है महीने 2 महीने में, अब पूरा मामला जिसने सब इकट्ठा किए, सबूत इकट्ठे किए, और वो रिटायर्ड हो जाए तो वो सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए वो 1 साल का नियम था। लेकिन संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर मोदी सरकार में बने, मई 2020 में उनका रिटायरमेंट होना था। 1 साल का उनको सेवा विस्तार दिया गया। 1 साल का जब सेवा विस्तार पूरा हो गया तो फिर क्या हुआ कि 2021 आते आते 1 साल का सेवा विस्तार पूरा होते होते मोदी गवर्नमेंट संविधान में संशोधन करके एक एक्ट लेकर आई, और उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सीवीसी है उस एक्ट में संशोधन करके एक अध्यादेश लाई, और उसके तहत उस अध्यादेश में ये नियम बना दिया कि सरकार ईडी के डायरेक्टर को 5 साल का सेवा विस्तार दे सकती है, एक एक करके। यानी 1 साल का, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का, ऐसा करके वो 5 बार दे सकते हैं, यानी 5 साल तक सेवा विस्तार दे सकते हैं। अब जब ये मामला कर दिया तो जिन लोगों को परेशानियां हुई, लोगों को लगा कि राजनीतिक मोनोपोली के तहत ये सब किया जा रहा है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया कि ये नियुक्ति ही संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी नियुक्ति जब संजय मिश्रा की बता दी गई, उसके बाद दूसरा सेवा विस्तार जब दे दिया, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तीसरे सेवा विस्तार को भी देने की तैयारी चल रही थी, दे ही दिया, तैयारी क्या चल रही थी। तो लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको ये कहा गया कि भाई 31 जुलाई तक इनको हटाना ही हटाना है हर कीमत पर। लेकिन सरकार ने तमाम सी चीजों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की, और कितनी अच्छी अपील थी। उस अपील के सामने तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। अपील में कहा गया कि राष्ट्र हित में संजय मिश्रा का इस पद पर बने रहना जरूरी है। अब आप हमें बताइए, इस देश का कोई नागरिक
कोई आम आदमी, कोई चपरासी, कोई क्लर्क, कोई बाबू, कोई मैनेजर, कोई कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसडीएम या कोई जज, छोटी अदालत का, बड़ी अदालत का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी व्यक्ति यानी टॉप टू बॉटम पूरे देश में कोई ऐसा नागरिक हो सकता है 140 करोड़ में से जिसके सामने ये कहा जाए कि राष्ट्र हित में ये जरूरी है। तो जब इसी तरह से हवाला दिया मोदी सरकार ने कि राष्ट्र हित में संजय मिश्रा का इस पद पर अभी बने रहना जरूरी है, लिहाजा इनका कार्यकाल आप ही थोड़ा बढ़ा दीजिए। नवंबर तक शायद मांग की थी सरकार ने, लेकिन 15 सितंबर तक ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 सितंबर तक संजय मिश्रा अपने पद पर रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा निदेशक आपको बनाना ही होगा। जब ऐसे आदेश आ गए तो सरकार ने फिर उनके उस मामले को तोड़ निकालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, यानी उस फैसले का काट कैसे ढूंढा जाए। तो एक आप समझिए, उस आदमी को सिस्टम में रखने के लिए, उस आदमी को ताकतवर बनाए रखने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। पहले संविधान बदल दिया, 1 साल का था सेवा विस्तार 5 साल का कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलटने की तैयारी चल रही है। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी ये खबर, इसके मुताबिक इस खबर में यह बताया गया है कि मोदी सरकार एक पद सृजित करने जा रही है, एक नया पद बनाने जा रही है संजय मिश्रा को अपने करीब रखने के लिए और संजय मिश्रा को ताकतवर बनाए रखने के लिए एक नया पद बनाया जाएगा। आप खुद ही समझो कि देश में कितनी सारे पद हैं पहले से और कितने सारे पद खाली पड़े हैं, कितनी वैकेंसियां हैं। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली नहीं है? सब में खाली है, चपरासी से लेकर अधिकारी तक। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा श्रेणी नहीं है जिस श्रेणी में नौकरी खाली ना हो, जगह खाली ना हो। सरकार भर ही नहीं पा रही है और उसके बावजूद नए पद सृजित किए जा रहे हैं अपने खास लोगों को, जो राजनीतिक एजेंडा सेट करने की शक्ति रखते हों। ऐसे लोगों को ताकतवर बनाए रखने के लिए नया पद सृजित किया जाता है। अब नया पद कौन सा सृजित किया जाएगा? नया पद सृजित करने की तैयारी चल रही है CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये नया पद सृजित किया जाएगा। अब तक भारत में आपने ऐसे किसी पद का नाम सुना नहीं होगा, लेकिन अब ये नया पद सृजित करने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 15 सितंबर को रिटायर्ड होंगे संजय मिश्रा, उससे पहले ही ये पद सृजित कर लिया जाए, इसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। और संजय मिश्रा के ईडी के डायरेक्टर पद से हटने के तुरंत बाद उनको चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाए। अब ये चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे? चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अंडर में ईडी होगा और सीबीआई भी होगा। इस बार डबल ताकत के साथ संजय मिश्रा लॉन्च होंगे। यानी अभी तक तो सिर्फ ईडी था, अब ईडी और सीबीआई दोनों के सुपर बॉस होंगे संजय मिश्रा। यानी ईडी और सीबीआई दोनों के जो हेड होंगे वो रिपोर्ट करेंगे संजय मिश्रा को और संजय मिश्रा रिपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री को। अब चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा, न किसी वो नया बहुत सीधा प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होगा। जैसे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो किसी और के प्रति उनको लेकर आप लोकसभा में प्रश्न नहीं पूछ सकते, उनको लेकर प्रश्नकाल में मामला नहीं उठाया जा सकता। वो प्रधानमंत्री जी के गुप्त आदमी है, प्रधानमंत्री जी के निजी तौर पे आदमी है। वो एक ऐसा पद है कि प्रधानमंत्री से ही वो रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से इन दोनों विभागों का संचालन अब संजय मिश्रा की देखरेख में होगा। संजय मिश्रा अब इन दोनों विभागों के सुपर बॉस होंगे। आप समझो ये हद संविधान को बदल के पार की गई, ये हद
न्यायपालिका के सारे आदेशों को धज्जियां उड़ाते हुए पार करने की अब कोशिश की जा रही है। और आखिर क्यों पार की जा रही है? सत्ता किसी अफसर पर इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है और कोई अफसर सत्ता के इतने करीब कैसे हो सकता है? ये खेल पूरे देश में ये सब चलता है। कोई लेखपाल किसी विधायक के बहुत करीब होता है, कोई दरोगा किसी विधायक के बहुत करीब होता है, कोई डीएम एसपी किसी मंत्री के बहुत करीब होता है, कोई कमिश्नर, कोई सचिव किसी चीफ मिनिस्टर के बहुत करीब होता है, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन हदें पार जब होती हैं तब लोग उंगली उठाते हैं, और अब हदें पार हो रही हैं। निश्चित तौर पर संविधान बदल दिया, संविधान वो एक्ट बदल दिया, दूसरा उस एक्ट में ही संशोधन कर दिया, 1 साल की जगह 5 साल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को पलटने की तैयारी की जा रही है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये हदें पार नहीं हो रही हैं? मुट्ठी भर लोग पूरी सरकार को कैप्चर किए रहते हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। ये वही संजय मिश्रा हैं जो किसी जमाने में, यानी मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस जमाने में अहमद पटेल के बहुत करीबी थे। अहमद पटेल यानी सोनिया गांधी के निजी सचिव, उनके राजनीतिक सचिव, उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के इतने करीब थे संजय मिश्रा। और वो संजय मिश्रा अब मोदी सरकार के इतने करीब हो गए हैं कि मोदी सत्ता उनको लेकर सारी हदें एक तरफ करती जा रही है और संजय मिश्रा को ताकतवर बनाए रखने की बात एक तरफ करती जा रही है। ये बात आखिर शुरू कहां से होती है? ये बात, इसके लिए आपको 2004 से चलना होगा। 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में यूपीए की सरकार रही। मनमोहन सिंह दोनों बार लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने जो सर्च ऑपरेशन किए, यानी छापेमारी की पूरे देश में, वो सिर्फ 112 यानी 112 सर्च हुई ईडी के द्वारा इस देश में। और उन 112 सर्च में 5,346 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। और 2014 से 2022 यानी 8 वर्षों में, एक तरफ तो 10 वर्ष में 112 और एक तरफ 8 वर्षों में 2,974, कितनी तादाद बढ़ गई? 10 वर्षों में 112 और 8 वर्षों में 2,974, यानी लगभग 3,000 सर्च हुई। और इस दौरान 95,432 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये जो मामले तमाम तरह से क्रिएट किए गए, एक राजनीतिक सत्ता का जब एक अफसर और उस अफसर की कार्य करने की कार्य क्षमता जब उस राजनीतिक सत्ता के संचालन को, उस पार्टी के परिवार को बढ़ाने का एक हथियार बन जाए, एनडीए का कुनबा बढ़ाने का हथियार बन जाए, बहुत अच्छा। तो फिर क्यों ना उस अफसर को ताकतवर बनाए रखने के लिए कोई भी हद हो उसको पार कर दी जाए। आप समझिए इस बात को कि जो बात मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी कही थी पिछले दिनों कि राष्ट्र हित में संजय मिश्रा का इस पद पर बने रहना अभी जरूरी है, वो बात उन्होंने क्यों कही थी? वो बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं चुनौती दे रहे हैं, और हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, बड़े छत्रप हैं झारखंड में, उनकी अपनी खुद की एक राजनीतिक ताकत है। उन हेमंत सोरेन को अगले हफ्ते ही ईडी अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके जो ओएसडी हैं, जो निजी सचिव हैं, उन सचिवों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। उनके तमाम लोगों के खिलाफ फाइलें तैयार हैं। भूपेश बघेल से भी पूछताछ हो सकती है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और वहां कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तमाम तरह से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। उसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव, जो कि सदैव से आरएसएस के विरोध में रहे, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की और तमाम गरीब गुरबा की राजनीति का जिनको श्रेय जाता है, मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट में जिनका एक विशेष श्रेय जाता है, और वो उस राजनीति के हमेशा खिलाफ रहे जो राजनीति कहीं न कहीं धार्मिक
उन्माद से पनपाई जाती है। उस राजनीति के वारिस तेजस्वी यादव जो बिहार के आज छत्रप हैं, जो नीतीश सरकार में हैं और जो कि बड़ी ताकत के साथ उभरे, जहां 122 पे आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वहां उनके पास 116 से 117 एमएलए हैं। ऐसे तेजस्वी यादव को ईडी अपनी चपेट में लिए हुए है। महाराष्ट्र में अजित पवार का तो अब मामला समाप्त ही मानो, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ईडी अपना जाल बिछाए हुए है। उसी तरह से तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के और टीम इंडिया का हिस्सा हैं इंडिया गठबंधन के, उनके खिलाफ भी ईडी अपना पूरा जाल तंत्र बोए हुए है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक मामले जो संजय मिश्रा बढ़ाए चढ़ाए हैं, उस तरह से होता क्या है। पहले ईडी बकौल कन्हैया कुमार ने कोल्हापुर में जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने ईडी को भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बताया। और वो क्यों बताया कि कोई किसी नेता पर पहले भाजपा के नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर ईडी वहां छापेमारी करती है और उसके बाद जब उसकी फाइल बन जाती है, फिर वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और उसके बाद वो जो फाइल होती है वो पता नहीं कौन सी अलमारी में रख दी जाती है और कितने ताले उस फाइल के ऊपर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक उसके खिलाफ न कभी जांच होती है, न ईडी पूछताछ करती है, न वो जेल जाता है, बल्कि मंत्रिमंडल में शामिल करके अच्छे पदों पर बिठा दिया जाता है। ये वही अजीत पवार हैं जिनके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के सिंचाई विभाग में घोटाले के आरोप लगाए थे। ईडी ने छापेमारी की, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, पूरी भाजपा उन्हें चोर बता रही थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए, वैसे ही पूछताछ बंद हो गई, छापेमारी बंद हो गई, सर्च ऑपरेशन बंद हो गए और वो चोर भी नहीं रहे, जेल भी नहीं गए। अब महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री जैसे पद की शोभा बढ़ा रहे हैं और अजीत पवार अब राष्ट्रभक्त हैं, ईमानदार हैं, राम भक्त हैं, हिंदुत्व का चेहरा है और तमाम वो जो अब तो उन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए कायदे में, इस पोजीशन पे लाके भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले बनते हैं कि राजनीतिक धार जब चलती है संस्थानों पर, इस तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों कहा कि जो कुछ ऐसे संवैधानिक संस्थान हैं देश में, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, इनकी स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। ये इसीलिए कहा जब इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला आता है, उस मामले में जो एक नियम है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होगी उसमें नेता सदन यानी प्रधानमंत्री, नेता अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये 3 लोगों की कमेटी जब किसी के नाम पर विचार करेगी और 3 में 2 जिधर होंगे वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आयुक्त बन जाएगा। लेकिन मोदी सरकार उस मामले में भी बदलाव का फैसला लेकर आई है और उसमें यह बदलाव किया जा रहा है कि अब 2 लोग यानी कि प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन के प्रमुख का चयन करेंगे। अब 3 में 2 तो आपके निजी हो गए। यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कही थी कि जिस व्यक्ति को आप अपनी कलम से नियुक्त करेंगे वो व्यक्ति आपके खिलाफ कैसे बोलेगा। यही मामला संजय मिश्रा का बन रहा है। जब इनको चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, सीबीआई और ईडी के ये सुपर बॉस होंगे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री ही इस पद को सृजित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ही इनकी नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री ही इनके बॉस होंगे। तो फिर क्या इनकी हिम्मत है या इनकी हैसियत है कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कुछ कार्रवाई कर पाए या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल पाए। तो जो इस तरह से संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अब जब इस तरह के मामले आते हैं कि जो लोग विपक्ष में हैं वो सब निशाने पर हैं, सबके यहाँ छापेमारी हो रही है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अभिषेक बनर्जी, इनके सबके खिलाफ एक तरफ से फाइलें हैं, रोज चर्चा हो रही है, पूछताछ हो रही है, रोज मामले हाईलाइट हो रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो भी है, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे येद्रुप्पा का मामला हो, चाहे अजीत पवार का मामला हो, चाहे छगन भुजबल का मामला हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल का मामला हो, चाहे मेघालय के सीएम का मामला हो, हेमंत बिस्वा का मामला हो, किसी का मामला हो, कोई फाइल पता ही नहीं कहां है, कोई चर्चा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई मतलब नहीं। सब राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, अभी फिलहाल में एक मामला सामने आया है, सीबीआई ने 3 साल के अंदर एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट कर दी है। यानी 3 साल पहले वो मामला शुरू हुआ, 3 साल में ही जांच कंप्लीट हो गई, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, क्लीन चिट मिल गई। इतनी जल्दी सीबीआई ने कैसे जांच पूरी कर ली, ये बात आपको समझने की जरूरत है। ये जांच इसलिए इतनी जल्दी पूरी हो गई क्योंकि वो मामला अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेज के ऊपर लगे हुए कोयला घोटाले के आरोप, जब उस मामले के आरोप लगे, सीबीआई को जांच सौंपी गई, तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, फाइल बंद कर दी, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और कहा यह घोटाला है ही नहीं, सिर्फ 3 साल में। और अगर हम सीबीआई का इतिहास देखें तो 313 ऐसे मामले हैं जो 20 साल से पेंडिंग हैं, जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। 10 साल से 2039 ऐसे मामले हैं जो 10 साल से पेंडिंग हैं। 692 मामले ऐसे हैं जो 5 साल से पेंडिंग हैं और 42 मामले तो ऐसे हैं जिनमें अभी जांच शुरू ही नहीं हुई है, 5 साल से पेंडिंग है। अब आप समझिए कि 5 साल से पेंडिंग 42 मामले जिनमें जांच शुरू नहीं हुई, और एक मामला ऐसा जिसमें 3 साल में जांच पूरी हो गई, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि वो मामला अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है। अभी जो सीवीसी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह है कि करप्शन को लेकर जो शिकायतें सीबीआई को दी गई 1,15,000, उन 1,15,000 में सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायतें अगर किसी डिपार्टमेंट की मिली हैं तो वो डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, यानी अमित शाह का मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य का मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले व्यक्ति का मंत्रालय। अब आप समझिए कि उस व्यक्ति का जो पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की अभियान चला रहा हो, उसका ध्वजावाहक हो, और उसका खुद का मंत्रालय, पूरे देश के जितने मंत्रालय हैं उन सारे मंत्रालयों में खुद उनका मंत्रालय भ्रष्टाचार की सारे जो सीमाएं होती हैं उनको तोड़ते हुए जा रहा है। और होम मिनिस्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों पर 46,000 केस ऐसे हैं जो सीबीआई में पेंडिंग हैं, उनकी जांच होनी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री का सिस्टम ही, पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट है, तो होम मिनिस्ट्री पूरी भ्रष्ट है, फिर होम मिनिस्टर के ऊपर आपका क्या कहना है? ये बात आप सोचिए, हम कुछ नहीं इस पे कह सकते हैं, क्योंकि कहने और सुनने दोनों पर रोक है। क्या समझे आप? कहने और सुनने दोनों पर रोक है, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और आप सुनेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए न कहिए न सुनिए, राम राज्य देखिए और जय श्री राम बोलिए, राष्ट्र निर्माण कीजिए, राष्ट्र को मजबूत कीजिए। जो भाजपा के खिलाफ हो उसे चोर का तमगा पहना दीजिए, और जो वही चोर अगर भाजपा में आ जाए तो उसी कुर्ते के ऊपर भगवा गमछा उसको उड़ा दीजिए, और फिर वही चोर उसी के माथे पर तिलक करिए और ये कहिए कि ये राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र सेवक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी जय जयकार करिए, उनके पीछे चलिए। जब ऐसे चीजें देश के सामने आती हैं तो देश की जनता ये विचार करना चाहती है और लोगों के दिमाग में आता है कि जहां 2024 में 8-9 महीने सिर्फ बाकी हैं, संजय मिश्रा का हटना क्या सत्ता की गद्दी को हिला रहा है? क्योंकि ये जो मामले लंबित हैं, जो तमाम से विपक्षी दलों के नेताओं के, अगर संजय मिश्रा हट गए तो इन नेताओं पर जो लगाम है वो ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि जो नया आएगा उसको समझाने में वक्त लगेगा और उसको समझने में वक्त लगेगा। तब तक 2024 का चुनाव हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सत्ता ये जानती है कि ये कुर्सी बचाने के लिए इस व्यक्ति की ताकत बचानी जरूरी है। तो क्या ये कुर्सी बचाने की अब अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है और जनता इस पर क्या फैसला देगी, उसमें अभी 8 महीने बाकी हैं।
चुनाव जो 2022 का है और उसमें और अब में 8 महीने का वक्त है और इन 8 महीनों के बीच खड़ी है जनता। जनता का फैसला और लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। उसी फैसले के इंतजार में हम हैं, आप हैं और सरकार है, विपक्ष है। उसी इंतजार के साथ हम विदा लेते हैं। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।